मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बेटा 1.5 महीने के अंदर मैं 2 साल का कोर्स तो कंप्लीट कभी नहीं कर सकता। इसलिए ना तो मैं कोई थ्योरी का पार्ट ले रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपका कोर्स रिवाइज हो जाए। तो ये एक्सपेक्ट मत करें कि मैं थ्योरी पढ़ाऊं या फिर पूरे क्वेश्चन करा दूं। बेटे पूरी थ्योरी पढ़ाने में, पूरी कैटेगरीज कराने में तो 2 साल का वक्त लगता है, कोर्स 2 साल का है। अब 1.5 महीने के अंदर ये हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिवीजन प्रॉपर है या नहीं है। तो मैं उतना ही कर रहा हूं, बल्कि कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम क्वेश्चन लूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स विथ कांस्टेंट स्पीड 10। हमारे पास एक ब्लॉक है 10 kg का और वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इस समय स्पीड कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स। अब मैंने इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा दिया है। अब लगाया तो अब तक तो स्पीड कांस्टेंट थी, मगर अब क्योंकि मैंने रिटार्डिंग फोर्स लगा दिया है तो अभी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लगातार चेंज होगी। आगे लिखा है ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम 20 to 30 मीटर इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। पूछ रहा है कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब देखिए, अगर आप WT लगाएं, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपको डायरेक्ट ही काइनेटिक एनर्जी दे देगा। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि आपकी बॉडी इनिशियली मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, हमने बाहर से एक फोर्स लगाया है जिसकी वजह से उसकी स्पीड में बदलाव आने शुरू हो गए। वो जानना चाहता है कि फाइनल काइनेटिक क्या होगी। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो ये आपको डायरेक्ट ही फाइनल काइनेटिक दे देगा। हाँ, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, मगर ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको डायरेक्ट ही फाइनल काइनेटिक बताएगा। वर्क को क्या लिख सकता हूं? वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस इक्वल टू, फाइनल काइनेटिक निकालना है, इनिशियल काइनेटिक को लिख सकते हैं हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। चलिए मैं तो लिखता हूं इंटीग्रल एफ डी एस कॉस 180। 180 क्यों भाई? वेलोसिटी आगे है, फोर्स पीछे है, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक निकालनी है, हाफ मास कितना है बेटे? 10, और स्पीड कितनी है? वो भी 10 है। कॉस 180 से माइनस आ गया, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0.1x और ds। सर आपकी बॉडी x में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट x में है, तो उससे मैं टेक्निकली dx कह सकता हूं। आप लिखो ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 to 30, बॉडी x में चेंज कर रही है। शुरू में भी लिखा, आप देखो ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन। शुरुआत में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि बॉडी एक्स में चल रही है, तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्स में है तो डीएस को टेक्निकली क्या लिखा जाएगा? डीएक्स। कुछ तो कहते हैं सर ये फोर्स आपने 0.1x लिखा है, माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा माइनस क्या बता रहा है? वो माइनस बता रहा है कि तुम्हारा फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है, वो डायरेक्शन ही तो इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखो, मैंने फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लिया है, तभी तो एंगल 180 आया है। ये जो 180 का माइनस है, ये वही माइनस है। बेटा एग्जामिनर ने फोर्स नेगेटिव में क्यों दिया? उसने बताया है कि आपका जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। तो ये माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा फोर्स जो लगेगा वेलोसिटी के अगेंस्ट लगेगा। मैंने वही लगाया है, वेलोसिटी राइटली, फोर्स लेफ्ट लिया, और फोर्स लेफ्ट में लिया तभी तो बीच का एंगल 180 आया बेटे। तो वो देखो cos 180 ने अपना आप क्या दे दिया? माइनस। तो इसलिए वो माइनस वाली बात बेटे ये आ गई, सेम वही माइनस आया। ठीक, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। फाइनल काइनेटिक निकालनी है और ये आ जाएगा 500। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रल कर देता हूं। 0.1 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस 0.1, एक्स का इंटीग्रल है x²/2, और बॉडी का मूवमेंट हुआ है 20 से 30। फाइनल काइनेटिक निकालनी है, इनिशियल काइनेटिक 5।
लिमिट रखेंगे बेटा, पहले x की जगह अपर लिमिट 30, फिर x की जगह लोअर लिमिट 20। इस तरह से 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, 900 माइनस 400 बिकम्स 500, 500 बाई 2 250, और 250 इंटू 0.1 25, तो -25 आ गया बेटा। -500 इधर ले जाओ तो ये आ गया +500 -25 इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक, तो फाइनल काइनेटिक की वैल्यू आ गई बेटा 475। फाइनली 475 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन में है कोई 475, यार ऑप्शन डी आ गया बेटा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने एक पार्टिकल को रिलीज किया, रिलीज का मतलब छोड़ दिया, इनिशियल स्पीड क्या है 0। कहां से छोड़ा आपने? एट ए हाइट s फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से s हाइट से छोड़ा है। इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, और इस समय पोटेंशियल एनर्जी होगी mgs। भाई आपने पार्टिकल को रिलीज किया है, थ्रो तो नहीं किया, तो इनिशियल स्पीड 0 है तो काइनेटिक विल बी 0। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh, हाइट s है, तो इससे मैं काइनेटिक भी पता लग गई और पोटेंशियल आगे। एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक इज 3 टाइम्स पोटेंशियल। अब आपने जब रिलीज कर दिया तो पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आएगा, एक खास हाइट पर जब वो पहुंचेगा, लेट से h हाइट पर, तो लिखा है जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी पोटेंशियल के, यही लिखा है, काइनेटिक विल बिकम्स 3 टाइम्स पोटेंशियल। और इस समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटे? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh, तो इस समय काइनेटिक इतनी हो जाएगी। अब काइनेटिक 3 mgh हो गई और पोटेंशियल मैंने बताई दी mgh, तो इस समय पोटेंशियल जी mgh है, और क्योंकि काइनेटिक उसके 3 गुना है तो काइनेटिक होगी 3 mgh। अब ये बताओ ऊपर टोटल एनर्जी क्या थी? ऊपर टोटल एनर्जी थी काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgs, टोटल एनर्जी थी mgs। और अब h हाइट पर अब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक हो गई 3 mgh और पोटेंशियल mgh, तो अब हो गई टोटल एनर्जी 4 mgh। और आपको अच्छी तरह पता है टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो जितनी टोटल पहले थी उतनी अब होगी, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी कंजर्व कर दूं तो इनिशियल टोटल एनर्जी थी mgs और अब फाइनल है 4 mgh, तो यहां से हाइट की वैल्यू आ गई s/4, यानी कि ये जो हाइट जिसके बारे में बात कर रहा है इसकी वैल्यू निकल गई। आगे पढ़ते हैं। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर। एक तो आप बताइए इसकी हाइट कितनी है इस समय, और पूछ रहा है इस समय स्पीड कितनी है। अब हाइट तो मैंने बता दी s/4 है, पहले देखो हाइट के s/4 कितना ऑप्शन है हमारे पास? 2 ऑप्शन है। चलो स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालूंगा? मुझे इस समय स्पीड निकालनी, लेट अस से v0। इस समय की काइनेटिक 3 mgh है, तो मैं लिखता हूं इस समय जो काइनेटिक है बेटा वो है 3 mgh। काइनेटिक का फॉर्मूला है ½ mv², और अभी आपने h निकाला कितना आया s/4, तो यहां से v0 देखो कितना आ गया √3g s/2। m से m कैंसिल हो गया, ये 2 इसको 2 से कैंसिल करेगा, तो v0 की वैल्यू आ गई। तो हाइट आ गई s/4 और इस जगह की स्पीड कितनी आ गई √3g s/2। अब देखते कौन सा ऑप्शन आएगा बेटे? ऑप्शन सी आएगा, मैच करेगा। The kinetic energy of person is just half the kinetic energy of boy whose mass is just half of the person। मेरे पास एक पर्सन है जिसका मास m, मेरे पास एक बॉय है जिसका मास पर्सन के हाफ है। इसकी स्पीड पर्सन की v1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड v2 मान लेते हैं, ठीक। अब एग्जामिनर लिखता है कि काइनेटिक ऑफ पर्सन इज हाफ काइनेटिक ऑफ बॉय। पर्सन की जो काइनेटिक है वो हाफ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय।
अब पर्सन की काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ टाइम्स है बॉय की काइनेटिक कितनी है, हाफ, उसका मास m/2 v2 स्क्वायर। यही तो लिखा पहले सेंटेंस में, m/2 से m/2 कैंसल हो गया, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट करो तो v1 आ गया v2/2, सॉरी 2 आया v2/2, यानी कि यहां से v2 किसके बराबर आ गया, 2v1। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 1। आंसर नहीं आया मगर एक रिलेशन डेवलप हो गया कि जो मैन की स्पीड है, सॉरी बॉय की स्पीड, वो मैन के ट्वाइस है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द पर्सन इंक्रीजेज स्पीड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, अगर ये पर्सन अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर देता है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बॉय। देखो अभी तो उसकी काइनेटिक इसके हाफ है, लेकिन कहता है कि अगर मैं यहां पर एक 1 मीटर पर सेकेंड ऐड कर दूं, ऐसे इस ऐड करने से अब दोनों की काइनेटिक क्या हो जाएगी, सेम। तो कर देते हैं सेम, दोनों के काइनेटिक सेम कर देते हैं। अब जो पर्सन की नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बॉय की काइनेटिक के बराबर आएगी। पर्सन का मास m, स्पीड कितनी हो चुकी है, v1 + 1, बॉय की काइनेटिक एनर्जी हाफ, बॉय का मास m/2, बॉय की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, अगेन m/2 से m/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से v1 + 1 का होल स्क्वायर, v2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 2v1 आई थी, आप चाहो चेक कर लो बेटे, इक्वेशन 1 को देखो, v2 2 टाइम्स है v1 के, तो वो मैंने पुट कर दिया यहां पर। अब ये आ जाएगा आपका v1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आएगा 2, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, v1 + 1 इक्वल्स टू √2v1, v1 को उधर ले जाइए, 1 इक्वल्स टू √2 - 1 इंटू v1, तो यहां से पर्सन की स्पीड आ गई 1 डिवाइड बाय √2 - 1, ये पर्सन की स्पीड आ गई। अगर रूट नीचे आए तो ये एक रिवाज है, तो उसे रैशनलाइज कर देते हैं, कोई कंपल्शन नहीं होता मगर ये थोड़ा सा एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। अगर मैं रैशनलाइज कर दूं इसे तो ये आ जाएगा √2 + 1 डिवाइड बाई, नीचे आएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया बेटे √2 + 1। पर्सन की स्पीड आ गई। अब बॉय की, सब बॉय की स्पीड v2 2 टाइम्स है v1 के, तो उसका डबल कर देंगे तो बॉय की स्पीड भी आ जाएगी, इसका डबल कर दो तो कितना आ गया 2√2 + 2। पूछा क्या है पता नहीं, अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं, जो उसने कहा फिलहाल तो मैंने वो काम कर दिया। उसने कहा इनिशियली पर्सन की काइनेटिक बॉय के हाफ है, मैंने कर दी। उसने कहा कि पर्सन की स्पीड 1 बढ़ा दो और फिर काइनेटिक सेम कर दो, मैंने वो कर दिया। अब देखते हैं क्या पूछा। देन द इनिशियल स्पीड ऑफ पर्सन इज, पर्सन की इनिशियल स्पीड क्या थी, पर्सन की इनिशियल स्पीड v1 थी, जो हमने अभी निकाली कितनी आई थी √2 + 1, तो आंसर आ जाएगा बेटे √2 + 1। चेक कर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq। हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट Kp है और दूसरे का है Kq, सच दैट Kp इज ग्रेटर देन Kq, और ये गिवन है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ P इज मोर देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, पहले सेंटेंस में बस यही लिखा, दे स्ट्रेच फर्स्ट बाय सेम अमाउंट, पहले मैंने दोनों को बराबर बराबर स्ट्रेच किया है, यानी कि दोनों में इक्वल डिफॉर्मेशन पैदा की है, इक्वल। ये हमारा केस ए है, पहले केस में मैंने दोनों को बराबर बराबर डिफॉर्म किया, कॉमा देन बाय सेम फोर्स, और अगली बार मैंने एक्सटेंशन सेम नहीं किया, अगली बार मैंने दोनों पे फोर्स बराबर बराबर लगाया, वो हमारा केस बी हो गया। वो अगले पेज से बना, अगली बार मैंने क्या करा बेटे, अगली बार मैंने दोनों पे फोर्स सेम लगाया है, ठीक है, और एक्सटेंशन वो मुझे नहीं पता सेम है या नहीं, ये मेरा केस बी हो। तो मेरे पास दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग P एंड स्प्रिंग Q, ठीक,
पहले मैंने दोनों स्प्रिंग को बराबर बराबर डिफॉर्म किया, दोनों में एक्स डिफॉर्मेशन पैदा की, और अगली बार मैंने दोनों पे बराबर बराबर फोर्स लगाया। ये दो केस हो गए, केस ए एंड केस बी। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है द वर्क डन बाय स्प्रिंग डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू क्यू आर रिलेटेड एज इन केस ए एंड केस बी। कहता है केस ए में पहले ये बताओ कि पी का और क्यू का वर्क में क्या रिलेशन है, उसके बाद केस बी में फिर से बताओ कि पी के स्प्रिंग और क्यू के स्प्रिंग में क्या वर्क है। देखिए पहली बार जो है आपने एक्स बराबर किया था, वर्क को हम हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हम वर्क को ऐसे लिख सकते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। पहले केस में आपने एक्स बराबर किए थे, तो अब एक्स बराबर करेंगे तो पी का वर्क होगा हाफ के पी एक्स स्क्वायर, और क्यू का वर्क होगा हाफ के क्यू एक्स स्क्वायर। एक्स दोनों में सेम है, अगर एक्स दोनों में सेम है तो वर्क सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड करता है, और क्वेश्चन में लिखा है पी का के बड़ा है। अगर पी का के बड़ा है तो पी का वर्क भी बड़ा होना चाहिए, तो केस ए में बेटे पी का वर्क क्यू के वर्क से ज्यादा होना चाहिए। ये केस ए तो क्लियर हो गया। अब आते हैं केस बी पे। केस बी में अगेन वर्क पूछा है। अब अगेन मैं वर्क को लिख सकता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर, मगर प्रॉब्लम है इस बार तो मुझे एक्स पता ही नहीं, मुझे इस बार फोर्स पता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के एक्स, तो मैं एक्स को लिख सकता हूं एफ बाई के, फिर ये एक्स उठा के मैं इधर रख दूं तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया एफ स्क्वायर बाई 2k। अब x को मैंने इलिमिनेट कर दिया क्योंकि केस बी में मुझे पता ही नहीं x कितना है, एग्जामिनर ने केस बी में x की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो मैंने क्या करा, मैंने फोर्स के फॉर्मूले से x को इलिमिनेट कर दिया। अब अगर मैं p पे वर्क देखूं तो यह आएगा एफ स्क्वायर बाई 2kp, और मैं q पे वर्क देखूं तो यह आएगा एफ स्क्वायर बाई 2kq। और केस बी में मेंशन है कि दोनों बार फोर्स क्या रहेगा, सेम। अगर फोर्स सेम है तो वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब पी का के बड़ा है तो पी का वर्क कम आएगा इस बार, तो इस बार पी का वर्क क्यू से क्या आएगा, कम आएगा। तो केस ए में पी का वर्क बड़ा था, केस बी में क्यू का वर्क बड़ा होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यह आ जाएगा बेटे ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a point mass is moved in vertical circle of radius r with the help of string। हमारे पास एक पॉइंट मास है लेट अस से m मास का, जो एक वर्टिकल सर्कल में चल रहा है स्ट्रिंग की मदद से। कितना रेडियस r। ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ r के बराबर है। स्ट्रिंग का एक एंड पार्टिकल से कनेक्ट है, दूसरा एंड फिक्स है, और आपका पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। पहले सेंटेंस में यही बताया गया। आगे द वेलोसिटी ऑफ मास इज √7g_r एट द लोवेस्ट पॉइंट, और लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो है √7g_r। ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट, और जब पार्टिकल लोवेस्ट पॉइंट पे है तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के फोर्सेस मार्क करूं तो नीचे तो mg आएगा बेटे, और ऊपर स्ट्रिंग की टेंशन। नेट सेंटीपिटल फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर बाई आर के। आप देखिए टी ऊपर है mg नीचे, तो नेट सेंटीपिटल फोर्स हो गया t माइनस mg, m बाई आर, v कितना दिया है √7g_r, उसका स्क्वायर करना बेटे, तो यह आएगा t माइनस mg, यह आएगा 7mg_r अपॉन r, r से r कैंसिल हो गया बेटे, mg उधर ले जाएं तो t कितना आएगा 8mg, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगी वो 8mg के बराबर आएगी। चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h। एक बॉडी इनिशियली तो रेस्ट पे है, इनिशियल स्पीड क्या है 0, ये आपकी बॉडी है, और वो स्लाइड करेगी कितनी हाइट से, h हाइट से, वो स्लाइड करते हुए ऐसे आएगी इस तरह से।
जब स्लाइड करती हुई नीचे आएगी तो यहां तक पहुंचते पहुंचते उसके पास एक वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी। क्यों? जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल जी लूज हो रही है, तो पोटेंशियल का लॉस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? काइनेटिक। ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी पोटेंशियल जी में लॉस आएगा mgh, जो कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो इसको स्पीड इतनी मिल जाएगी। तो यहां पहुंचते पहुंचते इतनी स्पीड आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं। जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इक्वल्स टू D। देखो शुरू से पढ़ो। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग along the frictionless track from height h just complete the vertical circle of diameter D। एक पार्टिकल को इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया, वो h हाइट से स्लाइड करता हुआ आया और यहां आकर फिर उसने इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर लिया, उस वर्टिकल सर्कल को जिसका डायमीटर D है। और कंप्लीट नहीं किया, जस्ट कंप्लीट। अब क्लास में पढ़ते हैं, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल लोवेस्ट पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए √5gr। तो ये जो स्पीड निकाली है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √5gr। सर्कल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ये क्लास में पढ़ते हैं कि एट द लोवेस्ट पॉइंट मिनिमम स्पीड शुड बी √5gr टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। तो अगर आपके पार्टिकल ने ऊपर से नीचे आकर यहां सर्कल कंप्लीट कर लिया है तो ये स्पीड √5gr होनी चाहिए। तो जो स्पीड आपने निकाली है वो इतनी होनी चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर कर दें। 5g रेडियस को लिख सकते हैं डायमीटर का हाफ, g से g कैंसल, तो h की वैल्यू आ गई 5d/4। तो हाइट h कितना आ गया बेटे? हाइट h 5d/4 के बराबर आ गया। चेक